गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन। आप एक ऐसे कॉरपोरेट जगत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं। यहाँ हर दिन ऑफिस की राजनीति, प्रतिस्पर्धा और प्रभाव का खेल चलता है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि चतुराई, रणनीति और सूझबूझ भी जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक ने हमें सिखाया है कि ताकत के कुछ सिद्धांत सार्वकालिक हैं। यह किताब अपनी चतुर और सूझबूझ भरी सीखों के लिए जानी जाती है, जो रोजमर्रा की राजनीति और पावर डायनामिक्स को समझने में अमूल्य मार्गदर्शन देती है। आज इन 48 नियमों की शक्ति आपका हथियार होगी और यह कहानी आपके मार्गदर्शन के लिए है। कल्पना करें कि यह कहानी आपकी ही है। आप एक महत्वाकांक्षी पेशेवर हैं, आंखों में सफलता के सपने लिए एक बड़ी कंपनी में कदम रख रहे हैं। आपके मन में उत्साह भी है और हल्की सी घबराहट भी। नए मौके, नए लोग और आगे बढ़ने की चाह, सब कुछ एक साथ दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी पल से आप तय करते हैं कि आप अपने करियर की कहानी को खुद लिखेंगे, पावर के सिद्धांतों को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपनी नई नौकरी के पहले दिन कंपनी के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। चारों ओर व्यस्त माहौल है, फोन की घंटियां, कीबोर्ड की टाइपिंग और मीटिंग रूम में चलती चर्चाएं। आपके हाथों में एक फाइल और मन में अनगिनत सवाल है। नए परिवेश में थोड़ी असमंजस भी है। क्या आप फिट हो पाएंगे? कैसा होगा आपका बॉस और टीम? पहली मुलाकात आपके बॉस से होती है। वे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, कंपनी के एक सीनियर मैनेजर। आप विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और सम्मानपूर्वक परिचय देते हैं। आप ध्यान रखते हैं कि अपनी काबिलियत का दिखावा न करें। पहला नियम जो आप अपनाते हैं, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस जरूरत से ज्यादा न दिखाएं। यानी बॉस से ज्यादा प्रतिभाशाली दिखने की कोशिश न करें। शुरू में ही उन्हें यह महसूस कराना कि वह आपसे श्रेष्ठ हैं, आगे चलकर आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। आप अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं और जरूरत से अधिक अपनी राय देने से बचते हैं। इस पहले दिन से ही आप एक और नियम पर चलने का निश्चय करते हैं। कम बोलें, ज्यादा सुनें। मीटिंग में भी आप जरूरत से अधिक बोलने के बजाय अवलोकन ज्यादा करते हैं। कुछ सहकर्मी काफी बातूनी हैं, लेकिन आप शांत रहते हैं। आप समझ चुके हैं कि शब्दों की अधिकता से इंसान साधारण लगने लगता है। ऑफिस के परिचय द्वार में आप दोस्ताना व्यवहार रखते हुए भी अपने निजी लक्ष्यों और भावनाओं को प्रकट नहीं करते। ये तीसरा नियम है, अपने इरादे गुप्त रखें। अपनी महत्वाकांक्षा कि आप जल्दी प्रमोशन पाना चाहते हैं, ये बात आप दिल में ही रखते हैं। आप लोगों को वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, अपनी योजनाएं उजागर नहीं करते। इससे कोई भी आपके खिलाफ अभी कोई रणनीति नहीं बना पाएगा। लंच के समय एक सीनियर सहकर्मी रवि आपसे गर्मजोशी से मिलते हैं। आप मिलनसार ढंग से बातें करते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उजागर करने से बचते हैं। आपको मालूम है कि शुरू से अत्यधिक भरोसा दिखाना ठीक नहीं, इसलिए आप सौहार्द बनाए रखते हुए भी सतर्क रहते हैं। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला ऑडियो हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। इस बीच आपका काम शुरू हो चुका है। पहला टास्क आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करने का मिला है, जिसे अगले हफ्ते सीनियर मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना है। आप मेहनती हैं, पर समझदारी से काम लेना चाहते हैं। आप बॉस से परियोजना से जुड़े उनके विचार पूछते हैं, ध्यान रखते हुए कि उन्हें श्रेय दें और उनके सुझावों को अहमियत दें। आप जानते हैं कि अपनी अच्छी छवि बनाना बेहद जरूरी है और यह 5वां नियम दिमाग में आता है। प्रतिष्ठा सब कुछ है, इसे जीवन की तरह बचा कर रखें। कंपनी में जो आपकी पहली छाप बनेगी, वही आगे चलकर आपकी प्रतिष्ठा की नींव होगी। इसलिए आप छोटे छोटे वादों को भी निभाते हैं, समय पर काम पूरा करते हैं और सभी के साथ आदर से पेश आते हैं, ताकि शुरुआत से ही एक भरोसेमंद, समर्पित कर्मचारी की छवि स्थापित हो सके। कुछ दिनों में आप कार्यालय के माहौल में ढलने लगते हैं। आपने नोटिस किया है कि टीम मीटिंग में 2 लोग खास तौर पर प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं और बॉस का ध्यान खींचते हैं। एक है सीमा, जो बेहद तेज तर्रार और आत्मविश्वासी है,
और दूसरे हैं करण, जो बॉस के काफी करीबी माने जाते हैं। आप इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। छठा नियम कहता है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है, पर उसके लिए सही समय और तरीका चुनना होगा। आप जल्दबाजी नहीं करते। मन में हल्की बेचैनी होती है कि कहीं आप अपनी शांत प्रवृत्ति के कारण अनदेखे न रह जाएं, लेकिन तुरंत ही आप अपने भीतर के संदेह को शांत करते हैं। रणनीति ये होगी कि आप किसी विशेष बैठक या प्रोजेक्ट में ऐसा काम करेंगे जो सभी का ध्यान खींचे, लेकिन तब तक अपने कौशल को थोड़ा छुपा कर रखेंगे। अभी के लिए आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अतिरिक्त घंटे लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने में जुट जाते हैं। कुछ हफ्ते बीतते हैं। ऑफिस में अब आप लोगों के नाम और पद पहचानने लगे हैं। आपको पता चलता है कि हर व्यक्ति के अपने उद्देश्य हैं और कई बार दिखावे के रिश्ते असल में निजी हितों के लिए निभाए जाते हैं। ऑफिस की आंतरिक राजनीति के बीच आप संतुलन बनाना सीख रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन का दिन आता है। सीनियर मैनेजमेंट के सामने आप आत्मविश्वास के साथ अपना आइडिया पेश करते हैं। आपने हर विवरण अच्छी तरह तैयार किया है। आपकी मेहनत रंग लाती है, प्रेजेंटेशन सफल रहती है और बॉस आपकी तारीफ करते हैं। आप खुश हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि सारी उपलब्धि का श्रेय खुलेआम खुद न लें। आप विनम्रता से कहते हैं, इस सफलता का श्रेय हमारी टीम के सहयोग और बॉस के मार्गदर्शन को जाता है। इस तरह 7वां नियम, दूसरों से काम करवाकर श्रेय लेना, को आप सावधानी पूर्वक अपनाते हैं। टीम से काम में मदद लेकर आप लक्ष्य तक पहुंचे, लेकिन क्रेडिट लेना नहीं भूले। हालांकि बोलचाल में आप सभी का नाम लेते हैं ताकि अहंकारी न दिखें। आपके बॉस भी संतुष्ट हैं कि उनका मार्गदर्शन सबके सामने स्वीकारा गया है। इस सफलता के बाद कंपनी में आपकी पहचान बनने लगी है। अब लोग आपको गंभीरता से लेने लगे हैं। सीमा और करण, जो शुरू में आगे रहते थे, अब आपको एक उभरते हुए प्रतिभाशाली सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन कार्यस्थल पर सभी आपकी सफलता से खुश नहीं हैं। टीम में ही 1-2 लोग हैं जिनके चेहरे पर आपकी तारीफ सुनकर हल्की नाराजगी या ईर्ष्या दिखती है। ये संकेत हैं कि शक्ति और सफलता के साथ प्रतिस्पर्धा और विरोध भी आता है। ऐसे में अष्टम नियम पर ध्यान देना होगा। लोगों को अपने पास आने दें, यदि आवश्यक हो तो चारा डालें। आपको सीधे किसी से टकराव नहीं करना है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि अवसर और जानकारियां स्वतः आपके पास आएं। उदाहरण के लिए, आपकी सफलता देखकर दूसरी टीमें भी अपने प्रोजेक्ट में आपको शामिल करना चाहेंगी। आप तुरंत हर प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं कहते, बल्कि चुनिंदा मौकों को पकड़ते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। आप अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। यदि कभी प्रतिस्पर्धी भी आपसे सलाह मांगने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। आप ऑफिस में एक और नीति अपनाते हैं। 9वां नियम, बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करें। एक मीटिंग में करण आपके आइडिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाते हैं। उनका लहजा ऐसा है जैसे वे आपको प्रोजेक्ट लीड के रूप में कमजोर दिखाना चाहते हो। आप प्रतिरोध में बहस करने को होते हैं, पर खुद को रोक लेते हैं। आपको याद है कि बहस करने से अक्सर मनमुटाव बढ़ता है और सामने वाले की अहम महसूस करने की इच्छा आहत होती है। खासतौर पर अपने बॉस या सीनियर से कभी तीखी बहस न करें। आप शांत स्वर में कहते हैं, धन्यवाद करण, आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं, मैं इन पर विचार करूंगा। इसके बाद आप अतिरिक्त मेहनत करके अपने काम के नतीजों से साबित करते हैं कि आपका आइडिया कारगर था। जब परिणाम सबके सामने आते हैं तो करण के तर्क अपने आप ही कमजोर पड़ जाते हैं। आपने शब्दों के बजाय कर्म से जीत हासिल की और आपका सम्मान और बढ़ गया। ऑफिस के माहौल में एक और उसूल आप अपनाते हैं। 10वां नियम, संक्रमण से बचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। टीम में एक सदस्य अजय हमेशा नाखुश रहते हैं। कभी मैनेजमेंट को कोसते हैं तो कभी काम को लेकर शिकायत करते हैं। आप सभ्यता से पेश आते हुए भी अजय से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं। उनके साथ जरूरत भर का संवाद करते हैं, पर उनके नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप समझ चुके हैं कि नकारात्मकता संक्रामक होती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब रहेंगे तो उनकी निराशा आपके उत्साह को भी धीमा कर सकती है। इसलिए आप खुशमिजाज और प्रेरणादायी सहकर्मियों की संगत खोजते हैं और खुद को सकारात्मक बनाए रखते हैं। अब कंपनी में कुछ महीने बीत चुके हैं।
आपकी मेहनत और चतुराई ने मिलकर आपकी एक अच्छी छवि बना दी है। बॉस आप पर भरोसा करने लगे हैं। एक दिन आपको एक खास प्रोजेक्ट पर बॉस के साथ काम करने के लिए बुलाया जाता है। ये प्रोजेक्ट सीधा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाया जाना है और बॉस चाहते हैं कि आप डेटा और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करें। ये आपके लिए बड़ा मौका है। बॉस के साथ काम करते हुए आप 11वां नियम दिमाग में रखते हैं। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। आप अपने काम में ऐसी कुशलता दिखाते हैं कि बॉस को आप पर निर्भरता महसूस होने लगे। आप लगातार गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, समय से पहले एनालिसिस पूरा कर देते हैं और बॉस को समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। जब जब बॉस को किसी डेटा या आइडिया की ज़रूरत होती है, आप तुरंत समाधान प्रस्तुत करते हैं। परिणाम स्वरूप बॉस अहम बैठकों में भी आपको साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप हैं तो काम ठीक होगा। आपने खुद को एक इंडिस्पेंसेबल सहयोगी के रूप में स्थापित कर लिया है। यह स्थिति आपको सुरक्षा देती है, क्योंकि जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तभी आपकी अहमियत बनी रहती है। कार्यकाल के दौरान एक दिलचस्प मोड़ आता है। कंपनी की एक दूसरी टीम में एक पद के लिए इंटरनल हायरिंग निकली है। यह पद आपकी मौजूदा भूमिका से ऊपर का है। आपको लगता है कि आप इस अवसर के काबिल हैं, पर फिलहाल आप अपने वर्तमान बॉस के साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप दुविधा में हैं कि इस नए अवसर के लिए प्रयास करें या नहीं। ऐसे में आप 20वां नियम याद करते हैं, किसी से पूर्ण रूप से कमिटमेंट ना करें। बेहतर है कि आप फिलहाल अपने वर्तमान प्रोजेक्ट और बॉस के प्रति वफादार रहते हुए भी उस नए अवसर के लिए अपने विकल्प खुले रखें। आप उस टीम के मैनेजर से अनौपचारिक बातचीत करते हैं, पद के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन कोई वादा नहीं करते। आप अपनी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि हर कोई आपको अपनी टीम में लेना चाहे, पर आप खुद को किसी एक ऑफर या व्यक्ति के प्रति बांधते नहीं हैं। इस तरह आप हर तरफ अपने लिए मौके बनाए रखते हैं। समय के साथ आपकी कंपनी में पहचान बढ़ती जा रही है। उच्च प्रबंधन तक भी आपका नाम पहुंचने लगा है। इसी बीच खबर आती है कि आपके बॉस का ट्रांसफर हेड ऑफिस में हो रहा है। उनकी जगह टीम लीड के पद के लिए संगठन के अंदर आवेदन मांगे जाएंगे। ये वही पद है जिसका आपने सपना देखा था, टीम लीड मैनेजर बनना। जैसे ही ये खबर मिलती है, ऑफिस में हलचल तेज हो जाती है। आपकी टीम के कुछ सदस्य, खासकर सीमा और करण, इस पद के प्रबल दावेदार दिखते हैं। सीमा अपने तेज दिमाग और आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है, वहीं करण के उच्च प्रबंधन से अच्छे संबंध हैं। आपको आभास हो जाता है कि यह सीधा और सरल मुकाबला नहीं होगा। ये वो मोड़ है जहां 15वां नियम काम आता है। अपने दुश्मन प्रतियोगी को पूरी तरह परास्त कर दें। अब आपको पूरी शक्ति और रणनीति के साथ मैदान में उतरना है। ऐसी कोई कसर नहीं छोड़नी कि प्रतिद्वंद्वी आप पर भारी पड़ जाए। सबसे पहले आप अपने दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों का आकलन करते हैं। 19वां नियम याद रखें, जानें कि आप किससे वास्ता रख रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। आप सीमा और करण दोनों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं। आप समझते हैं कि करण सीधे टकराव से बचता है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति करने में माहिर है, और सीमा खुलकर मुकाबला करती है, पर कभी कभी अति आत्मविश्वास में जोखिम उठा लेती है। आप किसी को भी हल्के में नहीं लेते। दोनों ही शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। साथ ही आप यह भी ध्यान रखते हैं कि इन दोनों के संबंध किन किन ऊंचे अधिकारियों से हैं, ताकि आप कोई ऐसा कदम न उठा बैठें जिससे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दें। अब चालें चलने का समय है। 21वां नियम कहता है, मूर्ख बनकर मूर्ख को फंसाएं। अपने लक्ष्य से ज्यादा बुद्धिमान दिखने की बजाय कभी कभी खुद को कमतर दिखाएं। आप इसे रणनीति के तौर पर अपनाते हैं। आप खुलकर अपनी अभिलाषा प्रकट नहीं करते कि आप इस पद के उम्मीदवार हैं, बल्कि विनम्र और थोड़ा अनजान बने रहते हैं, मानो आपको प्रक्रिया की पूरी जानकारी न हो। आप करण से पूछते हैं, सुना है मैनेजर के पद के लिए अप्लाई करना है, प्रक्रिया कैसी होगी? ऐसे प्रश्न पूछकर आप उसे यह भरोसा दिलाते हैं कि आप बहुत आश्वस्त नहीं हैं और फिलहाल उसके मुकाबले में गंभीर दावेदार नहीं हैं। सीमा के सामने भी आप अपनी कुछ कमियां मान लेते हैं, जैसे हंसकर कहते हैं, मैंने पहले कभी टीम लीड नहीं की, सीखना तो पड़ेगा, ताकि वह आपको लेकर निश्चिंत रहे और आपको छोटा समझने की भूल करे। अंदर से आपकी महत्वाकांक्षा प्रबल है, लेकिन ऊपर से
आप उत्सुकता को काबू में रखते हैं। 22वां नियम भी कहता है, आत्मसमर्पण की युक्ति अपनाएं, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। यदि परिस्थिति ऐसी आए जहां आप पर कोई आरोप या दबाव आए, तो आप प्रतिकार करने के बजाय पहले चरण में झुकने की नीति रखते हैं, ताकि सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाए और उनका ध्यान बढ़ जाए। उदाहरण के लिए, करण आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी एक छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर आपके पूर्व बॉस, जो अब हेड ऑफिस में है, तक पहुंचाता है। आपको इसकी भनक लगती है। आप करण से लड़ने नहीं जाते, न ही प्रबंधन के सामने त्वरित सफाई देने दौड़ते हैं। इसके विपरीत, आप ईमेल के जरिए पूर्व बॉस और वर्तमान अंतरिम मैनेजर को अत्यंत विनम्रता से उत्तर देते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हुए भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में सुधार करेंगे। आप यह भी बताते हैं कि आपने इस अनुभव से सीख ली है और आगे और सावधान रहेंगे। आपकी नम्रता और जिम्मेदारी स्वीकार करने का रवैया स्थिति को शांत कर देता है। करण को आशा थी कि आप तिलमिलाकर बचाव करेंगे, लेकिन आपकी सरेंडर रणनीति ने उसका वार खाली कर दिया। कुछ समय बाद जब बातें ठंडी पड़ जाती हैं, तब आप चुपचाप उस कमी को दूर करके अपना प्रदर्शन और बेहतर कर लेते हैं, ताकि दोबारा कोई उंगली न उठा सके। अब आप अगली योजना पर काम करते हैं। 23वां नियम है, अपनी ताकत एक जगह केंद्रित करें। टीम लीड की इस दौड़ में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, एक बड़े प्रोजेक्ट की सफलता पर पूरा ध्यान लगाते हैं। संयोग से कंपनी के एक बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट संकट में है, डेडलाइन करीब है और काम पिछड़ रहा है। आप स्वेच्छा से उसे संभालने की पेशकश करते हैं, जबकि वह आधिकारिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी में नहीं था। आप जानते हैं कि यही मौका है खुद को साबित करने का। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन उसी परियोजना को सफल बनाने में केंद्रित करते हैं। दूसरे कम महत्वपूर्ण काम फिलहाल किनारे कर देते हैं या सौंप देते हैं। आपका यह साहसिक कदम सभी देख रहे हैं। इस दौरान 24वां नियम भी याद है, उत्तम दरबारी बने, अर्थात संगठन के उच्च अधिकारियों के सामने अपना व्यवहार विनम्र, निष्ठावान और चतुर रखें। पुराने बॉस के जाने के बाद भी आप उनसे सम्मानपूर्वक संपर्क बनाए रखते हैं। जो अंतरिम प्रबंधक हैं, उनके साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं। आप सभी बड़े अधिकारियों से शिष्टता से मिलते हैं, अपनी उपलब्धियों को विनम्रता के साथ साझा करते हैं और समय समय पर उनकी सलाह मांगते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि उच्च प्रबंधन के बीच आपकी छवि ऐसे व्यक्ति की बनती है जो सिस्टम को समझकर चलता है, बड़ों का आदर करता है और संगठन के प्रति वफादार है। ये दरबारी कला आपको अंदर ही अंदर समर्थन दिला रही है। आप अपने व्यक्तित्व में एक और बदलाव लाते हैं। 25वां नियम सिखाता है, खुद को नए सिरे से स्थापित करें। आप अपने व्यवहार और काम करने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, ताकि लोग आपको एक नए रूप में देखें। पहले आप थोड़ा संकोची थे, अब आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्वकारी अंदाज में बोलने लगे हैं। आप अपनी वेशभूषा और बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करते हैं। मीटिंग में आत्मविश्वास से सीधे बैठना, सबके सामने स्पष्ट आवाज में बोलना, ये सब बदलाव लोग नोटिस करते हैं। आपको एहसास है कि अगर आप पहले जैसे ही रहेंगे तो लोग आपको पुराने नजरिए से ही देखेंगे। इसलिए आपने खुद को थोड़ा बदलकर पेश करना शुरू किया है, ताकि एक लीडर के रूप में आपकी नई छवि बन सके। दूसरी तरफ करण और सीमा भी कोशिशों में लगे हैं। सीमा ने एक अलग प्रोजेक्ट संभाला है और अपने गुण दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। करण अंदर खाने राजनीति का खेल खेल रहे हैं, कुछ सहकर्मियों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। आपको खबर मिलती है कि करण निदेशक मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य को प्रभावित करने की कोशिश में है। यह सुनकर आपके मन में हल्की चिंता आती है, लेकिन आप तुरंत अगला कदम सोचते हैं। 26वां नियम याद आता है, अपने हाथ साफ रखें। आप जानते हैं कि अगर आप भी करण की तरह खुलकर राजनीति करेंगे तो बदनामी हो सकती है या दांव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए आप प्रत्यक्ष रूप से गंदी राजनीति में शामिल नहीं होते, बल्कि परोक्ष रूप से अपने विरोधियों की चाल को संतुलित रखते हैं। अब समय आता है निर्णायक परीक्षा का। प्रोजेक्ट जो आपने संभाला था, उसकी प्रेजेंटेशन सीईओ और डायरेक्टर्स के सामने होनी है। उधर सीमा और करण भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स के नतीजे दिखाने को तैयार हैं। तीनों को मिलाकर एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जहां आप सब अपनी उपलब्धियां
और योग्यताएं प्रस्तुत करेंगे। यही वह मौका है जहां तय होगा कि नई टीम लीड की कुर्सी किसे मिलेगी। आप पूरी तैयारी करते हैं, 28वां नियम अपनाते हैं, दृढ़ता और निडरता के साथ कदम बढ़ाएं। प्रेजेंटेशन के दिन आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करते हैं। दिल जोरों से धड़क रहा है, पर चेहरे पर आप हल्की मुस्कुराहट और दृढ़ नजर रखते हैं। बड़े अधिकारियों के सामने आप अपने प्रोजेक्ट के नतीजे, आंकड़े और सफलताएं पूरे दमखम के साथ पेश करते हैं। जब सीनियर्स आपसे सवाल पूछते हैं तो आप ठहराव लेकर शांत लेकिन विश्वासपूर्ण स्वर में उत्तर देते हैं। आपके भीतर का संकोच अब कहीं नहीं दिखता। आप अपने काम को लेकर निडर हैं, क्योंकि आपने दिल से मेहनत की है और उस पर पूरा भरोसा है। आप एक और तरकीब अपनाते हैं, 29वां नियम, अंत तक की योजना पहले से बना लें। आप पहले ही सोच चुके हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान कौन से कठिन सवाल आ सकते हैं और उन्हें कैसे संभालना है। आपको अंदेशा था कि सीमा अपने डेटा के दम पर असर जमाने की कोशिश करेगी और करण अपने संबंधों का हवाला देंगे। इसलिए आपने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट की सफलता को सिर्फ तकनीकी आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके व्यावसायिक लाभ भी स्पष्ट कर दिए हैं, ताकि कंपनी के निर्णयकर्ता सीधे फायदे देख सकें। संभावित कठिन प्रश्नों की एक सूची बनाकर आप उनके जवाब पहले से तैयार कर चुके हैं। कुछ सहायक दस्तावेज भी साथ रखे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखाया जा सके। आपकी हर चाल सोची समझी है और आपने परिणाम तक पहुंचने की योजना पहले ही बना ली है। प्रेजेंटेशन के दौरान आप देखते हैं कि सीमा ने वास्तव में अपने डेटा को बहुत चमकदार बनाकर पेश किया, लेकिन आप पहले से जानते थे कि उसके प्रोजेक्ट की सीमाएं क्या हैं। प्रश्नोत्तर सत्र में एक निदेशक सीमा से पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट का लंबी अवधि में क्या लाभ होगा, तो सीमा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। ये मौका आप नहीं चूकते। आप विनम्रता से बीच में कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट ने न केवल त्वरित परिणाम दिए, बल्कि उसमें दीर्घकालिक लाभ के संकेत भी नजर आए हैं। फिर आप वह सहायक डेटा सामने रख देते हैं जो इस बात को साबित करता है। आपका यह कदम निर्णायक साबित होता है। आपने न सिर्फ अपने काम को बेहतरीन दिखाया, बल्कि सीमा की कमी को उजागर करते हुए खुद को बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया। अब करण की बारी आती है। करण के पास उतनी ठोस सफलता नहीं है दिखाने को, लेकिन वह अपनी बातें शान के साथ पेश करते हुए निजी नेटवर्क का प्रभाव शामिल करने की कोशिश करता है। वह अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और बातों बातों में शीर्ष प्रबंधन से अपने संबंधों का जिक्र भी करता है, जैसा कि सीएफओ साहब ने उम्मीद जताई थी। आप करण की चाल समझते हैं। वह बड़े अधिकारियों की नजरों में अपने रसूख को भुनाना चाहता है, लेकिन आप पहले ही यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि फैसले का पलड़ा आपके पक्ष में झुका रहे। सीएफओ को आपने पहले ही अपने प्रोजेक्ट के वित्तीय फायदे दिखा रखे हैं, इसलिए करण का यह दांव बेअसर जाता है। सीएफओ मात्र औपचारिक तौर पर सिर हिलाते हैं और फिर उनका ध्यान आपकी प्रस्तुति पर टिक जाता है। आप समझ जाते हैं कि करण की चाल निष्फल रही है। करण थोड़ा विचलित नजर आता है। आप उसे असहज होते देखते हैं और 32वां नियम याद करते हैं, लोगों के मन में उम्मीदों और कल्पनाओं को जगाएं। अपनी प्रस्तुति में आपने वर्तमान आंकड़ों के साथ आने वाले कल की तस्वीर भी दिखाई है, एक विजन। आप समझाते हैं कि अगर आपकी रणनीति पूरी तरह लागू की जाए तो 1 साल में बिक्री 20% बढ़ सकती है, ग्राहक संतुष्टि उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है और कंपनी बाजार में अग्रणी बन सकती है। आपकी यह भविष्य की तस्वीर कमरे में बैठे सभी लोगों के मन में एक उत्साह और आशा जगा देती है। वे उस संभावित सफलता की कल्पना से प्रभावित होते हैं। आपने ठोस डेटा के साथ लोगों की कल्पनाओं को भी छुआ, जिसका मनोवैज्ञानिक असर हुआ। अब वे आपको सिर्फ वर्तमान के नहीं, भविष्य के नेता के रूप में देखने लगे हैं। प्रेजेंटेशन का समापन होता है। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सस्पेंस है। फिर कंपनी के सीईओ तीनों उम्मीदवारों की ओर देखते हैं और निर्णय सुनाते हैं। इस टीम के नए मैनेजर आप नियुक्त किए जाते हैं। यह सुनते ही गर्व और राहत की भावना आप में दौड़ जाती है। वर्षों की मेहनत, रणनीति और धैर्य का फल आपको मिला है। तालियां बजती हैं। आप विनम्रता से सबका धन्यवाद करते हैं। करण और सीमा भी औपचारिक बधाई देते हैं, हालांकि उनके चेहरों पर मिलीजुली भावनाएं हैं।
करण एकदम चुप है और सीमा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला रही है। आपको एहसास है कि आपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह परास्त कर दिया है। आपने जो भी जरूरी चाल चली वह सफल रही और अब कोई भी आपके खिलाफ तुरंत चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहा। 15वां नियम यहां चरितार्थ हुआ। प्रतिद्वंद्वी या तो आपका सम्मान करेंगे या कम से कम कुछ समय के लिए रास्ते से हट गए। इस जीत के साथ ही मन एक संकल्प लेते हैं। 47वां नियम, जीत के शिखर पर पहुंचकर अति उत्साह से बचें और रुक ना जानें। आपको अपनी जीत का आनंद विनम्रता से लेना है और आप तय करते हैं कि अति आत्मविश्वास से बचकर तुरंत अगले लक्ष्यों की तैयारी करेंगे। आप अहंकार से दूर रहते हुए निरंतर सीखते रहने का संकल्प लेते हैं। प्रमोशन के बाद अब आपकी भूमिका बदल गई है। आप टीम मैनेजर बन गए हैं। कल तक जिन सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आज आप उनके लीडर हैं। ये एक नया दौर है जिसमें नए प्रकार की चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले आप अपने नए केबिन में बैठते हैं और सोचते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। 41वां नियम आपके मन में आता है, महान व्यक्ति की छाया से बचें। अर्थात जिस व्यक्ति की जगह आप आए हैं उनकी नकल करने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं। आपके पूर्ववर्ती बॉस की अपनी शैली थी। वे काफ़ी दोस्ताना थे लेकिन कभी कभी निर्णायक फैसलों में देर कर देते थे। आप उनका सम्मान करते हैं पर उन्हीं जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। आप ठानते हैं कि अपनी नेतृत्व शैली अलग रखेंगे, समय पर निर्णय लेने वाला लेकिन टीम की परवाह करने वाला लीडर। इस तरह लोग आपको पिछले मैनेजर से तुलना करने के बजाय एक नए नेतृत्व के रूप में स्वीकार करेंगे। टीम में कुछ लोग अभी भी असमंजस में हैं। बदलाव हमेशा कुछ लोगों में असुरक्षा लाता है। आप महसूस करते हैं कि सबकी नज़र अब आप पर है। कुछ देखना चाहते हैं कि सत्ता मिलते ही आप अहंकारी तो नहीं हो गए। कुछ सोच रहे हैं कि आपका झुकाव किस पक्ष में रहेगा। यहाँ आप संयम और सूझबूझ से काम लेते हैं। 43वां नियम मार्गदर्शक है। लोगों के दिल और दिमाग जीतें। पद पाते ही आप विनम्र बने रहते हैं। पहले हफ्ते में ही आप टीम के सभी सदस्यों से एक एक करके व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं। आप उनसे उनकी अपेक्षाएं पूछते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि मिलजुल कर काम करने से ही टीम सफल होगी। आपका यह व्यक्तिगत स्पर्श लोगों के दिल को छू जाता है। जो कल तक आपके प्रतिद्वंदी थे वे भी देखते हैं कि आप उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। धीरे धीरे आप टीम का मन जीत लेते हैं। लोग आपके प्रति वफादार महसूस करने लगते हैं क्योंकि आपने उनकी चिंताओं को समझा है। एक और परिवर्तन आप लाते हैं। 45वां नियम की सीख, परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई लेकिन एक बार में अधिक बदलाव न करें। नए मैनेजर के रूप में आपके मन में कई योजनाएं होंगी कि क्या सुधार करना है, क्या नया लाना है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर अचानक सारी व्यवस्था बदल दी जाए तो लोग विरोध करेंगे। इसलिए आप चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन लागू करते हैं। पहले उन छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं जो तुरंत सुधारी जा सकती हैं और जिनसे लोगों को सहूलियत होगी। जैसे आप कोई जटिल रिपोर्टिंग प्रक्रिया आसान बना देते हैं या वर्कफ्लो में एक छोटा सुधार लागू कर देते हैं जिससे सभी को तुरंत लाभ हो। बड़े बदलावों के लिए आप सबकी राय लेते हैं, उन्हें परिवर्तन के फायदे समझाते हैं और धीरे धीरे उन्हें अमल में लाते हैं। इस तरह आपकी छवि एक समझदार और संतुलित लीडर की बनती है, न कि तानाशाह की। अब जबकि आप नेतृत्व की कुर्सी पर हैं, आपको अपनी छवि को भी प्रबंधित करना है। 36वां नियम कहता है, जो चीज हासिल न हो सके उसे तुच्छ दिखाए, यानी जो हाथ न आए उसकी परवाह नहीं दिखानी चाहिए। यदि ऊपरी प्रबंधन ने आपकी किसी सिफारिश को ठुकरा भी दिया तो आप इस पर सार्वजनिक रूप से नाराज या निराश नहीं होते। आप अपनी टीम के सामने यह जाहिर नहीं होने देते कि आपको कोई बड़ी हार मिली है, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं, चलो अगले प्रयास पर काम करते हैं। इस स्वभाव से टीम को संदेश मिलता है कि आप धैर्यवान हैं और छोटी असफलताओं को झटक कर आगे बढ़ सकते हैं। किसी चीज को हासिल न कर पाने पर उसके प्रति उदासीनता दिखाना आपके आत्मविश्वास को ही प्रकट करता है। नेतृत्व में आप एक उसूल और साधते हैं। 46वां नियम, कभी भी पूर्णतः परफेक्ट न दिखाई दें। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही निर्दोष और सर्वज्ञ दिखाते हैं तो या तो लोगों को यकीन नहीं होगा या फिर उनमें ईर्ष्या जागेगी।
अतः आप समय समय पर विनम्रता से अपनी किसी छोटी कमी को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि किसी तकनीकी मामले में टीम का एक जूनियर आपसे अधिक जानकार है, तो आप खुलेआम उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे सीखने को तत्पर रहते हैं। इससे आप इंसान लगते हैं, मशीन नहीं, और लोग सराहना करते हैं कि शक्ति हाथ में आने के बाद भी आप सहयोगियों को महत्व देते हैं। आपकी मंशा परफेक्ट दिखने की नहीं, बल्कि वास्तविक और भरोसेमंद बने रहने की है। इससे ईर्ष्या भी कम होती है और सहयोग की भावना बढ़ती है। नए पद पर आप एक और नीति अपनाते हैं, अपने हाथ साफ रखें। नेतृत्व में आपको कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे, जैसे बजट काटना या किसी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही। जब ऐसे अप्रिय काम होते हैं तो आप सीधे कठोर बनने के बजाय प्रक्रियाओं और विशेषज्ञों की सलाह का सहारा लेते हैं। कभी कभी आप इन मामलों में एचआर की सलाह और उपस्थिति शामिल करते हैं, ताकि आपका व्यक्तिगत आभा कठोर न दिखे। आपको जरूरी परिवर्तन भी करना है, अनुशासन भी लाना है, पर उसमें ज्यादा बदनाम हुए बिना अपने हाथ साफ रखते हुए ये सब करना है। समय के साथ आप अपनी उपस्थिति और छवि पर भी काम करते हैं। 34वां नियम की झलक इसमें आती है। राजसी अंदाज में अपनी छवि बनाई ताकि आपको वो सम्मान मिले जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। इसका अर्थ घमंड करना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास रखना है। आप न तो पद मिलते ही असंभव मांगें करते हैं, न ही खुद को बहुत सुलभ बनाते हैं। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और अपने समय व क्षमता का सम्मान करते हैं। लोग देखते हैं कि आप स्वयं अपने मूल्य को पहचानते हैं, इसलिए वे भी आपका सम्मान उसी रूप में करते हैं। आप अपनी टीम को भी सिखाते हैं कि हर अनुरोध के आगे तुरंत ना झुकें, बल्कि प्राथमिकताओं के आधार पर काम करें। आपका यह रवैया आपको एक डिग्निफाइड नेता के रूप में स्थापित करता है। आप समझ चुके हैं कि हर काम का एक सही समय होता है, कब बोलना है और कब प्रतीक्षा करनी है। इन बातों की महारत ने आपको कई ऐसी गलतियों से बचा लिया है जो जल्दबाजी या देर करने से होती। 40वां नियम हमें सावधान करता है कि करियर में असल में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपको असाधारण उपहार या मुफ्त ऑफर दे रहा है, तो उसके पीछे छुपे हित से सावधान रहें। आप हर सहयोग या प्रस्ताव में पूरी पेशेवर जांच पड़ताल करते हैं। इसी तरह आप अपनी टीम या संसाधनों को भी बिना सोच विचार बांटकर किसी पर एहसान नहीं लादते, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। इस जागरूकता ने आपको हमेशा सतर्क और आत्मनिर्भर बने रहने में मदद की है। समय के साथ आपकी कहानी एक मिसाल बन जाती है। जिस शख्स ने एक नए कर्मचारी के रूप में विनम्र शुरुआत की थी, वह अब एक सक्षम और चतुर लीडर के रूप में स्थापित है। आपने पॉवर के 48 नियमों को अपनी कार्यशैली में पिरोया और साबित किया कि रणनीति और समझदारी से कॉरपोरेट सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। अंत में कुछ अंतिम सबक जो आप अपनी यात्रा से निकालते हैं। कभी भी बदलती परिस्थितियों को देखते हुए खुद को एक सांचे में मत बांधिए। 48वां नियम यही सिखाता है, फॉर्मलेस बनो, ढलते रहो। परिस्थितियां बदलें तो अपनी रणनीति भी बदलने से न हिचके। आपकी सफलता का सफर निरंतरता मांगता है। आज जो काम कर रहा है वह कल न चले तो नए तरीके सीखें। आपने अपने कार्यालय में वह माहौल बनाया है जहां रणनीति और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं। अब अन्य युवा प्रोफेशनल्स आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपके निर्देशन में पनपना चाहते हैं। आपकी कहानी उन्हें साहस देती है कि सही सोच और धैर्य से वे भी आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।